हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे संकरण के बारे में। संकरण की परिभाषा, संकरण के उद्देश्य, संकरण के प्रकार, विधि आदि के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो संकरण होता क्या है? संकरण, जैसा कि हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, पादप प्रजनन की क्रियाओं में हमने विविधता का उत्पादन जो पढ़ा था, उसकी एक भाग है संकरण। चौथी क्रिया है संकरण। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। संकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा। दो भिन्न जीन प्रारूपों वाले पौधों में से एक विभेद के परागकणों से दूसरे विभेद के पुष्पों का परागण करने तथा इन परागणों से संतति प्राप्त करने को संकरण कहा जाता है। संकरण की क्रिया में दो अलग अलग जीन प्रारूपों वाले पौधों का चयन किया जाता है और इसके अंतर्गत पहले वाले पौधे के परागकणों से दूसरे प्रकार के पुष्पों का परागण कराया जाता है तथा इन परागणों से संतति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम संकरण कहते हैं। संकरण सस्य सुधार की सबसे अच्छी और आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि होती है, जो कि प्राचीन काल से चलती आ रही है। ठीक है, लेकिन इसका जो वर्तमान में जो उपयोग हो रहा है, वो इसका मेन उद्देश्य था, इसका जो प्रयोग है वो 1900 ईस्वी में मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के पुनः अन्वेषण के बाद ही किया जाने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकरण के उद्देश्यों के बारे में। संकरण के उद्देश्य। संकरण मुख्य रूप से किसी एक उद्देश्य को लेकर किया जा सकता है। उनमें से है पहला संकर बीज उत्पादन, दूसरा है आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकरण के प्रकारों के बारे में। संकरण को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग है? पहला भाग है अपना अंतर प्रभेदी संकरण और दूसरा आता है दूरस्थ संकरण। क्या होते हैं अंतर प्रभेदी संकरण और दूरस्थ संकरण? आइए इसका विस्तार से जानकारी लेते हैं। अंतर प्रभेदी संकरण, इस प्रकार के संकरणों में एक ही जाति विभिन्न किस्मों में संकरण किया जाता है। अंतर प्रभेदी संकरण में क्या किया जाता है? तो इस प्रकार के संकरण में एक ही जाति की विभिन्न किस्मों में संकरण किया जाता है। ये मुख्य बिंदु, इसको याद रखना है कि अंतर प्रभेदी संकरण के अंतर्गत एक ही जाति की विभिन्न किस्मों में संकरण किया जाता है। पादप प्रजनन में अंतर प्रभेदी संकरण का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पादप प्रजनन में किस प्रकार के संकरण का उपयोग किया जाता है। तो पादप प्रजनन की क्रिया में हमेशा अंतर प्रभेदी संकरण का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा संकरण के बारे में जानते हैं कि दूरस्थ संकरण क्या होता है। दूरस्थ संकरण, जब दो भिन्न प्रजातियों में संकरण किया जाता है तो उसे अंतर जाति संकरण कहते हैं। ये दोनों प्रजाति एक ही जिनस या अलग अलग जिनस की हो सकती है। इसे दूरस्थ संकरण या विस्तृत संकरण भी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जाना था अंतर प्रभेदी संकरण, यानी कि ऐसा संकरण जो एक ही जाति की अलग अलग किस्मों में संकरण कराया जाता था, और दूसरा है दूरस्थ संकरण। ये क्या होता है? जब दो भिन्न प्रजातियों में संकरण किया जाता है तो उसे अंतरजातीय संकरण कहते हैं। यानी अब अलग अलग प्रजातियों में संकरण करने की प्रक्रिया दूरस्थ संकरण या अंतरजातीय संकरण कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकर कार्यक्रम की योजना बनाने के बारे में कि हमें संकर करना है, संकरण की प्रक्रिया करनी है, तो इसका जो मेन प्लानिंग है वो कैसे होगी। तो संकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नई किस्मों का विकास करना। ठीक है, याद रखना संकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। संकरण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है और वो है नई किस्मों का विकास करना। अतः प्रजनक जो संकरण करना चाहता है उसे यह स्पष्ट निर्णय लेना होता है कि वह किस प्रकार की किस्म का विकास करना चाहता है और इस किस्म में वह किन लक्षणों में सुधार करना चाहता है। ठीक है,
प्रजनक जो संकरण की प्रक्रिया करवाएगा उससे पहले से इसको सोच लेना चाहिए कि मुझे किस प्रकार की किस्म का विकास करना है और मुझे इस किस्म में किस लक्षण में सुधार करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकरण की विधि के बारे में। तो संकरण की विधि, पादप प्रजनन के लिए संकरण की जो क्रिया है उसको निम्नलिखित 7 चरणों में बांटा जा सकता है। वो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण आपका आता है जनकों का चयन, दूसरा आएगा जनकों का मूल्यांकन, फिर आएगा विपुंसन, चौथा है थैली लगाना, पांचवा टैग लगाना, छठा परागण और सातवां F1 बीजों को एकत्रित करना व उनका भंडारण करना। ठीक है, इनका विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संकरण की विधि के अंतर्गत जो निम्न चरण है उसमें पहला चरण जनकों का चयन। जो संकरण की हम क्रिया करना चाहते हैं उसमें मुख्य उद्देश्य यह रहना चाहिए हमारा कि जनकों का चयन सही रूप से हो। ठीक है, जिन लक्षणों में हम सुधार की योजना बना रहे हैं उनका एक जनक में समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। अगर मान लो हम जो किस्म में सुधार चाहते हैं, जिस लक्षण में सुधार चाहते हैं, वो लक्षण जिस जनक का हमने चयन किया उसमें है ही नहीं, तो हम सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए जनकों का चयन हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम जनकों का मूल्यांकन। यदि संबंधित क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात नहीं हो तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में उगाना चाहिए। अब आपने जो जनक का चयन किया है उसका मूल्यांकन करना भी बहुत आवश्यक है। कैसे उसका मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आपने चयन तो कर लिया, उसके अंदर लक्षण भी है, लेकिन क्या वो लक्षण हमारे जो जलवायु है, हमारे जो क्षेत्र है उसमें कारगर है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हमें उसे कम से कम 1 या 2 वर्ष तक उस क्षेत्र में उगाना चाहिए जहाँ पर हम उसका उस किस्म का प्रचलन वगैरह आदि करना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा विपुंसन। पराग कणों के परिपक्व होने के पहले पराग कोशों या पुंकेसर को स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए किसी पुष्प से निकाल देना या पराग कणों को निर्जीव कर देना विपुंसन कहलाता है। सिंपल सा किसे कहते हैं विपुंसन? तो पराग कणों को निर्जीव कर देना, उनको नष्ट कर देना या उनको पुष्प से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? विपुंसन। तो पराग कणों को किसी पुष्प से बाहर निकालना और उनके स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए, उनके स्त्री केसर को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पराग कणों के परिपक्व होने के पहले पराग कोशों या पुंकेसर को स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए किसी पुष्प से निकाल देना या पराग कणों को निर्जीव कर देना विपुंसन कहलाता है। चौथा पॉइंट है हमारा थैली लगाना। थैली लगाने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने विपुंसन की क्रिया करी थी पुष्प के साथ, उस पुष्प को अब किसी पॉलीथीन या बटर पेपर से पूर्ण रूप से ढक देना ताकि अवांछित परागण से हम बच सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम बैगिंग कहते हैं या थैली लगाना कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है 5वां पॉइंट टैग लगाना अर्थात टैगिंग। विपुंसित पुष्पों में कागज का एक टैग बांध दिया जाता है। टैग पर कार्बन पेंसिल से निम्नलिखित सूचना नोट की जाती है। कौन कौन सी विपुंसन की तिथि, आपने परागकणों को कब निकाला, वो थी विपुंसन की तिथि के अंदर। परागण की तिथि मतलब आपने परागण कब करवाया है वो तिथि भी इसके अंदर लिखना है। और तीसरा है मादा तथा नर जनकों के नाम। छठा पॉइंट है हमारा परागण पोलिनेशन। नर जनक के परिपक्व एवं उर्वर परागकणों को एकत्रित करके वर्तिकाग्र पर डालने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, परिपक्व परागकणों को इकट्ठा करके स्टिग्मा पर डालने की जो प्रक्रिया होती है वो परागण कहलाती है। अब बात करते हैं 7वां पॉइंट हमारा F1 बीजों को एकत्रित करना व उनका भंडारण की प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रत्येक संकरण से उत्पन्न बीजों को सावधानीपूर्वक अलग अलग एकत्रित करके कागज के लिफाफे में रखना है। उसके बाद भंडारण के लिए इनमें कोई उपयुक्त कीटनाशी मिलानी है जिससे कि वो खराब ना हो।
ठीक है। तो आज हमने जाना संकरण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे संकरण द्वारा प्रजनन की विधियों के बारे में। ठीक है। थैंक यू सो मच।